Good morning, students. I am Monica Sharma, and this is class 12th Indian History part 3rd. Today I will start theme 10. This is point first, Bengal and the जमींदार्स. अगर आप आज के पर्सपेक्टिव से देखो तो जमींदार्स क्या होते हैं? ये होते हैं रिच रॉयड्स या फिर रिच पीजेंट्स. लेकिन उस समय पे ऐसा नहीं होता था. जो आपके जमींदार्स होते थे वो होते थे राजास एंड तालुकदार्स ऑफ बंगाल. अब तालुकदार्स क्या होता है? किसी एक तालुका बोलते हैं जिसको. तो तालुका का मतलब होता है टेरिटोरियल यूनिट. ठीक है. तो उसके जो आपके ऑफिशियल्स हैं या फिर आपका कहना चाहिए जो आपका हेडमैन है वो होते थे जमींदार्स. बट आज के समय में क्या होते हैं? रिच रॉयड्स होते हैं, यानी रिच पीजेंट्स होते हैं जमींदार्स. ओके. तो उस समय पे जो कॉलोनियल ईरा था, कॉलोनियल रूल था, तो उस समय पे बंगाल एंड जमींदार्स क्या थे? ठीक है, वो पढ़ने वाले हैं पॉइंट फर्स्ट में. फर्स्ट है आपका एन ऑक्शन इन बुर्दवान. तो इसमें क्या दिया हुआ है ये आपका गिवन है. आई हैव ऑलरेडी सेंड अ वीडियो ऑफ दिस, बट यहाँ पे रिवाइज करेंगे. ठीक है, थॉरली. तो इसमें क्या था? इसमें आपका 1797 में एक बुर्दवान है. ठीक है, बुर्दवान एक जगह है कहाँ पे? बंगाल में. अभी बोलते हैं उसको बर्धमान. ठीक है. तो वहां पे क्या था? ऑक्शन हो रहा था. अब ऑक्शन किसका? जो जमींदार थे, जो राजा थे वहां के, उनके महल्स का. ठीक है. तो क्यों? क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर पाए थे. किसका? जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका. तो क्या होता है कि जो इन्हीं के एजेंट होते हैं, ठीक है, जो बुर्दवान किंग है या फिर जो राजा हैं, उन्हीं के क्या होते हैं? एजेंट होते हैं. वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर उन्हीं की जो प्रॉपर्टी है उसको ले लेते हैं. ठीक है. किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से. ठीक. तो वो ले लेते हैं और फिर वापस किसको दे दिया जाता है? वो वापस जो एजेंट होते हैं, वो किसके एजेंट है? राजा के एजेंट है. तो वो वापस दे देते हैं किसको? राजा को. यानी अल्टीमेटली जो जमींदारी है वो किसके पास रहती है? वो रहती है राजा के पास. ठीक है. अब क्या होता है? जो सेकंड में क्या दिया हुआ है? प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू. अब मैंने बोला जो आपका रेवेन्यू है वो अनपेड क्यों रह जाता था? प्रॉब्लम कहाँ थी? ठीक है. तो सबसे पहली बात तो जो चार्ज किया जाता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी चार्ज करती थी, वो बहुत ज्यादा होता था. ठीक है. तो 75% ऑफ द जमींदारी चेंज हैंड आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट. यानी कि 75% जो जमींदारी है वो चेंज हो गई थी. किसके बाद? परमानेंट सेटलमेंट के बाद. अब परमानेंट सेटलमेंट क्या है? परमानेंट सेटलमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द जमींदार्स फॉर रेवेन्यू. ओके. तो ये क्या है? ये है आपका परमानेंट सेटलमेंट. ठीक है. यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी चार्ज करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी. किससे? पीजेंट से. ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया के पीजेंट से. और वो कलेक्ट कौन करेगा? कलेक्ट करेगा जमींदार. और वो किसको देगा? वो देगा आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को. ठीक है. अब ये जो अनपेड रेवेन्यू है, इसकी प्रॉब्लम क्यों हुई? इसकी प्रॉब्लम इस वजह से हुई कि 1770 पर, ठीक है, 1770 में क्या हुआ कि जो रूरल इकोनॉमी है बंगाल की, वो क्राइसिस आ गया उसमें. और क्यों आया था? बिकॉज ऑफ फेमाइंस एंड डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट. अब officials felt that agriculture, trade and the revenue resource of the state could all be developed by encouraging investment in agriculture. तो इसकी वजह से क्या होने लगा? जो ऑफिशियल्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने सोचा कि हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करें एग्रीकल्चर में, और इस तरह से हमें क्या मिलेगा? रेवेन्यू मिलेगा. ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू मिल जाएगा हर साल. तो क्या हुआ? और इसके अलावा अगर कोई रेवेन्यू नहीं दे पाता है तो जो प्रॉपर्टी का राइट्स है वो हम अपने हाथ में ले लेंगे. एंड परमानेंटली फिक्सिंग द रेट्स ऑफ रेवेन्यू डिमांड. और इस तरह से क्या होता था कि इसमें रेवेन्यू में भी परमानेंटली फिक्स था कि इतना आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपका जो एग्रीकल्चर है प्रोडक्शन ज्यादा हुआ हो या ना हुआ हो. इस वजह से क्या आ गया? जो अनपेड रेवेन्यू है वो बढ़ता गया. ठीक है. अब क्या होता है? इसमें 2 वर्ड्स आएंगे बीच में. फर्स्ट है आपका जोतेदास एंड सेकेंड है आपका मंडल्स. ठीक है. तो जोतेदास कौन थे? ये थे आपके रिच पीजेंट्स. ठीक है. और रिच रॉयड्स भी बोलते हैं इसको. और मंडल्स क्या थे? हेडमैन.
ऑफ द विलेज, ठीक है, हेडमैन ऑफ द विलेज। ठीक, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताया गया है कि जो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जमींदार वॉज नॉट अ लैंड ओनर इन द विलेज बट अ रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट। और इसके अलावा और क्या था, परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड विद द राजास एंड तालुकास ऑफ बंगाल। ठीक है, अब देखो वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट। अब डिफॉल्ट क्यों हो जाते थे जो जमींदार हैं पेमेंट करने में। ठीक, तो कंपनी ऑफिशियल फेल्ट दैट अ फिक्स रेवेन्यू डिमांड वुड बी गिव जमींदार अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड एश्योर्ड ऑफ रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। अब क्या था, कंपनी ऑफिशियल्स को ये फील हुआ कि जो आपका फिक्स रेवेन्यू डिमांड है, ठीक है, तो वो लिया जाए, ठीक है, वो दिया जाए किसको, आपका जमींदार को, यानी कि कुछ पैसा दिया जाए, ठीक है, अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ उनको दिया जाए ताकि एश्योरिंग हो सके कि हमें वापस कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट किया जाए इन पे। ठीक है, तो किस लिए, टू इम्प्रूव देयर स्टेट्स। अब क्या होता है कि इसके बहुत सारे रीजन है। अब सबसे पहला है द इनिशियल डिमांड वर वेरी हाई। जो इनिशियल डिमांड थी वो क्या थी, वो बहुत ज्यादा थी। दिस वॉज बिकॉज इट वॉज फेल्ट दैट इफ द डिमांड वॉज फिक्स्ड फॉर द ऑल टाइम टू come, the company would never be able to claim a share of increased income from land with when prices rose and cultivation expanded। अब देखो इसमें क्या थी, इसमें जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा थी और उनको ये लगता था कि जो अगर डिमांड हाई है, ठीक है, अगर डिमांड हाई है लेकिन ये क्या है, ये है फिक्स, ठीक है, तो कंपनी का अगर क्या होता है, अगर इंक्रीज इनकम होती है तो उस पर कोई भी मतलब राइट नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि वो अपना हक नहीं जता पाएगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ 1770s में, क्या हुआ अभी मैंने बताया कि बिकॉज ऑफ फेमाइन एंड रिड्यूस एग्रीकल्चरल आउटपुट, क्या हुआ वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल क्राइसिस आ गया। ठीक है, अब देखो सेकेंड पॉइंट में क्या है, दिस हाई डिमांड वॉज इम्पोज्ड इन द 1790s, अ टाइम व्हेन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वर डिप्रेस्ड, making it difficult for the royals to pay their dues to the zamindars. If the zamindar could not collect the rent, how could he pay the company? अब सिंपल सी बात है, अगर जमींदार को ही रॉयल्स से नहीं मिल रहा है पेमेंट तो वो कैसे करेगा कंपनी को, है ना। और ये बहुत ज्यादा था ड्यूरिंग 1790s। ठीक है, अब थर्ड रीजन क्या है, द रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट एंड हैड टू बी पेड पंचुअली। यानी क्या होता था कि रेवेन्यू को पंचुअली क्या करना पड़ता था, पेड करना पड़ता था। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द सनसेट लॉ, अब ये सनसेट लॉ क्या है कि जो पेमेंट है वो सनसेट के पहले करना है। ठीक है, स्पेसिफाइड डेट के सनसेट के पहले करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जमींदारी जो है वो ऑक्शन हो जाती थी। ठीक, अब देखो फोर्थ रीजन क्या है इसका, द परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ जमींदार टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रॉयट एंड मैनेज हिज जमींदारी। यानी क्या था, जो परमानेंट सेटलमेंट था, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, किसके किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और आपके जमींदार के बीच में, वो क्या करता था, वो लिमिट करता था किसको, पावर ऑफ जमींदार को। ठीक है, टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रॉयट एंड मैनेज हिज जमींदारी। ठीक, अब देखो ये 4 रीजन है मेनली किस चीज के, आपके वाई जमींदार डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब उसके बाद एट द टाइम ऑफ रेंट कलेक्शन एंड ऑफिसर ऑफ द जमींदार यूजुअली द अमला, यानी क्या जाता था, पूरा का पूरा अमला जाता था। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल जाते थे, केम अराउंड टू द विलेज, बट रेंट कलेक्शन वॉज अ perennial problem. Sometimes bad harvest and low prices made payment of dues difficult for the royals. यानी कि अगर बैड हार्वेस्ट हुआ है, ठीक है, और लो प्राइसेस हैं, तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो रॉयट्स हैं उनको डिफिकल्ट होता था पेमेंट करने में। ठीक है, तो रॉयट्स डेलिबरेटली डिलेड पेमेंट, और इस तरह से रॉयट्स क्या करते थे, डिले कर देते थे पेमेंट को। और इस वजह से किनको अच्छा लगता था, रिच रॉयट्स और विलेज हेडमैन को, जिनको मैंने बताया जोतेदार एंड मंडल्स को अच्छा लगता था, वर ओनली टू हैप्पी टू सी द जमींदार इन ट्रबल। और ये किस लिए होता था, ये इसलिए होता था, उनको इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वो ये सोचते थे कि जो जमींदार है वो अपनी पावर हम पर इम्पोज नहीं कर पा रहा है। अब आप ये सोच सकते हो कि 30,000 पेंडिंग सूट्स फॉर अरेंज ऑफ रेंट पेमेंट इन 1798, यानी 1798 में 30,000 पेंडिंग थे।
ठीक है, ये जो आपके पेमेंट था 30,000 पेंडिंग था, ठीक है, रुपीज नहीं है, मतलब पेमेंट लेना है जिनसे, ठीक है। अब देखो द राइज ऑफ द जोतेदार्स, अब जोतेदार्स मतलब रिच पीजेंट्स, ठीक है, या फिर रिच रॉयट्स, ठीक। तो while many zamindars were facing a crisis at the end of the 18th century, a group of rich peasants were consolidating their position in the village. In Francis Buchan's survey of the Dinajpur district in North Bengal, we have a vivid description of this class of rich peasants known as jotedars, ठीक है। यानी कि क्या होने लगा, जो एंड ऑफ द 18th सेंचुरी था उसमें जो जोतेदार्स हैं वो इंक्रीज होने लगे या फिर उनकी पावर इंक्रीज होने लगी। दे कंट्रोल लोकल ट्रेड एज वेल एज मनी लैंडिंग, ठीक है, एक्सरसाइजिंग इमेंस पावर ओवर द पुअरर कल्टीवेशन ऑफ दिस रीजन। अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड वॉज कल्टिवेटेड थ्रू शेयर क्रॉपर्स। अब शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं, अधिया और बर्गदास, मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप रियल में क्या हो, वो जो लैंड है उसके ओनर हो, लेकिन आपने क्या कर दिया, लैंड दे दिया, ठीक है, किसी को रेंट पे दे दिया कि आप क्या करो, आप कल्टीवेशन करो, आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करो और उसकी वजह से उसमें से आधा आधा ले लेंगे, ठीक है, आधा आधा या फिर 60-40 का मेनली रेशो होता था जिसको बोलते थे अधिया। और ये सिस्टम जो है आज भी चलता है कई जगह पे, ठीक है। अब जोतेदार्स वर लोकेटेड इन द विलेज एंड एक्सरसाइज डिफरेंट कंट्रोल ओवर अ considerable section of poor villagers. They fiercely resisted efforts by zamindars to increase the jama of the village. यानी कि क्या करते थे, जो जोतेदार्स हैं वो क्या करते थे, जो आपके रॉयट्स होते थे, ठीक है, ये रिच रॉयट्स हैं और जो रॉयट्स हैं जो इनके अंडर में हैं उनसे भी क्या करते थे, पैसे लेते थे, ठीक है। प्रिवेंटेड जमींदारी ऑफिशियल्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग देयर ड्यूटीज, मोबिलाइजिंग रॉयट्स who were dependent on them and deliberately delayed payment of revenue to the जमींदार्स। यानी कि क्या करते थे, ये जानबूझ के जमींदार्स को जो पेमेंट है वो करने में डिले करते थे, ठीक है। जमींदार्स वर ऑक्शन फॉर फेलियर टू मेक रेवेन्यू पेमेंट, यानी कि जो जमींदार्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो ऑक्शन हो जाती थी क्योंकि उसने रेवेन्यू पेमेंट नहीं किया है ईस्ट इंडिया कंपनी को। जोतेदार्स वर ऑफन अमंगस द परचेजर, और इसमें भी जो जोतेदार्स थे, जो रिच रॉयट्स थे, वो क्या होते थे, वो परचेजर होते थे, ठीक है। और इन्हीं को बंगाल के कुछ पार्ट्स में क्या बोलते थे, हाउलैंडर्स, और एल्सवेयर दे वर नोन एज घंटीदार्स, ठीक है, और मंडल्स, ठीक। अब देखो देयर राइज इनएविटेबली वीकेंड जमींदारी अथॉरिटी, और इस तरह से ये जो वीकेंड होती जा रही थी, ये जो जमींदारी अथॉरिटी थी वो। अब देखो इसमें क्या है, ये बहुत अच्छा डायग्राम है, इसमें पूरा आप समझ सकते हो कि कैसे कंपनी से जमींदार्स क्या करते थे, कंपनी रेवेन्यू पे करते थे, किसको, कंपनी को, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो जोतेदार्स हैं, अ रिच रॉयट ऑल्सो अ ट्रेडर एंड अ मनी लेंडर, ठीक है। ये रॉयट्स को क्या करते थे, ये रॉयट्स को लोन भी देते थे और रॉयट्स से क्या करते थे, आपका रेवेन्यू भी लेते थे, ठीक है। अब रॉयट्स के अंडर भी कौन है, अंडर रॉयट्स है, मतलब ये क्या करते थे, ये रॉयट्स को पेमेंट करते थे और यहाँ पे अंडर रॉयट्स जो हैं, ठीक है, वो जोतेदार्स को भी पेमेंट करते थे, ठीक है। और रॉयट्स किसको करते थे, या तो डायरेक्टली जमींदार को, नहीं तो फिर जोतेदार को, और फिर जोतेदार किसको करते थे, जमींदार को, जमींदार किसको करता था, कंपनी को, ठीक है। इस तरह से रेवेन्यू कलेक्शन होता था कंपनी के पास में, ठीक है। अब देखो जमींदार्स रेजिस्ट, अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो अथॉरिटी है जमींदार्स की वो खत्म क्यों नहीं हो रही थी, इसलिए खत्म नहीं हो रही थी क्योंकि इनका जो भी फिक्स होता, जो सेल्स होती थी या फिर ऑक्शन होता था, एट लास्ट क्या होगा, एट लास्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या कर देगी, जो जमींदार की जो प्रॉपर्टी है उसको ऑक्शन कर देगी, ठीक है, अगर वो रेवेन्यू पेमेंट नहीं कर पाता है तो इसमें क्या होता था, इसमें फिक्स सेल होती थी, मतलब फिक्स सेल स्ट्रैटेजी होती थी, मतलब जो राजा के एजेंट्स होते हैं वो क्या कर लेते थे, वो परचेस कर लेते थे उस पूरी प्रॉपर्टी को, ठीक है, फिर वो पेमेंट नहीं करते थे, ठीक है, फिर वो पेमेंट नहीं करते थे और फिर वो प्रॉपर्टी क्या होती थी, ऑक्शन होती थी, फिर राजा का एजेंट क्या करता था,
जो वो प्रॉपर्टी है उसको परचेस कर लेता था, और फिर थर्ड टाइम क्या होगा, ऑक्शन होगा, और फिर से राजा का ही जो एजेंट है वो उसको परचेस कर लेता था और फिर वो पेमेंट नहीं करता था। इससे क्या होता था, एट लास्ट जो रेवेन्यू है, जो जमींदार नेवर पेड द फुल रेवेन्यू डिमांड, मतलब कि जो जमींदार है वो फुल रेवेन्यू पेमेंट नहीं करता था, मतलब उसको मिनिमम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, और मिनिमम मनी उसको पेमेंट करना पड़ता था, किसको, आपको, कंपनी को। ठीक, अब देखो, द कंपनी रेयरली रिकवर्ड द अनपेड बैलेंस दैट हैज पाइल्ड अप। ठीक है, यानी कि जो कंपनी है वो रिकवर नहीं कर पाती थी जो अनपेड बैलेंस। ठीक, अब ये जो ट्रांजेक्शन है ये कब से कब तक हुआ, 1793 से 1801 तक हुआ। 4 बिग जमींदारीज ऑफ बंगाल इंक्लूडिंग बुर्दवान मेड बेनामी परचेस दैट कलेक्टिवली यील्डिंग एज मच एज ₹30 लाख। यानी कि बेनामी परचेस कितने थे इसमें, 30 लाख थे, ऑफ द टोटल सेल एट द ऑक्शन ओवर 15% वर्थ फिक्सियस, यानी कि इसमें से भी 15% क्या थे, फिक्सियस थे। ठीक है, अब देखो, एट टाइम्स देयर एजेंट्स वुड बी अटैक्ड बाय लथियास। अब देखो, अब ऐसा हो सकता था कि जो एजेंट है वो राजा का ना होके किसी और, यानी राजा यानी कि उस पर्टिकुलर राजा जिसका, उस पर्टिकुलर जमींदार जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो सोल्ड आउट हो रही है, ठीक है, जो सेल हो रही है, ठीक है, उसका ना होके कोई और हो सकता था। लेकिन जो उनके एजेंट्स थे वो किसी और एजेंट को आने ही नहीं देते थे, ठीक है, कि आप परचेस कर सको। would be attacked by Lathias of the former Jamidar. Sometimes even the Royals registered the entry of outsiders they felt bound to their own Jamidar through a sense of loyalty and perceived him as a figure of authority and themselves as his प्रजा। यानी कि, और इस कई बारी क्या होता था, कई बारी जो आपके जोतेदार हैं या फिर रॉयट्स हैं वो क्या करते थे, वो भी जो आउटसाइडर की एंट्री को बैन कर देते थे। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉयल्टी एंड परसीव्ड हिम एज अ फिगर ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, प्रजा मानते थे वो अपने आप को इस वजह से। ठीक, अब by the beginning of the 19th century, the depression in price was over. Thus, those who had survived the trouble of 1790s consolidated their power. Rules of revenue payment were also made somewhat flexible. यानी कि उस समय पे जब 1790s में, यानी कि जो बिगनिंग हुई 19th सेंचुरी की, उस समय पे क्या किया गया, ये डिप्रेशन आ गया था। ठीक है, ये जो प्राइस डिफरेंस हो रहा था इसमें, तो इस वजह से जो 1790s में जितने भी ट्रबल हुए थे उनको क्या किया गया, कंसोलिडेटेड देयर पावर। ठीक है, अब देखो, और ये डिप्रेशन जो है ये जाके कब खत्म होता है, ये खत्म होता है 1930s में। ठीक है, अब देखो, द 5th रिपोर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। किस प्रेस्पेक्ट में, कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअल में बंगाल में और पूरे इंडिया में या फिर मद्रास वाले रीजन में कर क्या रही है। ठीक है, यानी ये जो परमानेंट सेटलमेंट है इसको परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो 5th रिपोर्ट है इसमें ये बताया गया था, इसमें क्या था, 1813 में ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या होती है, सबमिट होती है, और इसमें क्या होता है, इसकी जो ये जो रिपोर्ट है इस पर डिबेट होती है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, और इसमें से भी ये जो 5th रिपोर्ट है ये कितने पेजेस की होती है, 1002 पेजेस की होती है, और जिसमें से 800 पेजेस क्या थे, 800 पेजेस जो थे वो पेटिशंस थी, किसकी किसकी, जमींदार्स की और रॉयट्स की। ठीक है, अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि इतना ज्यादा मतलब परेशान कर रही है लोगों को एक तरह से, ठीक है, मतलब जो पीजेंट्स है उनको परेशान कर रही है, और तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक कमेटी बुलाई जाती है या फिर बनाई जाती है कि वो क्या करे, वो जांच करे किसकी, आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर क्या रही है। तो ये जितना भी कुछ था ये सब किसमें आ जाता है, प्रेस रिलीज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, प्रेस रिलीज हो जाता है, और प्रेस रिलीज की वजह से जो मोनोपोली है किसकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ट्रेड की, कहां कहां, इंडिया में और ब्रिटेन में, इंडिया में और आपका चाइना में। ठीक है, इंडिया और चाइना में जो मोनोपोली है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको खत्म करने की बात कही जाती है। जो ग्रुप है, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जो इसका क्या करता है, ये चाहता है कि जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और जो प्राइवेट ट्रेडर्स है उनको भी शेयर करने दिया जाए क्या, इंडियन ट्रेड को। ठीक, एंड जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ऑफ ब्रिटेन
वर कीप टू ओपन अप द इंडियन मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर। और इस तरह से क्या होता है, जब इंडस्ट्रीज क्या करते हैं ब्रिटेन के, वो इस पीरियड में जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के लिए इंडियन मार्केट खोल दिया जाता है। और इस तरह से क्या होता है, जो मोनोपोली है कंपनी की वो क्या होती है, वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका नहीं दिया हुआ है। टी में आपने सुना होगा कि जो टी है वो मोनोपोली रहती है लास्ट तक। ठीक है, 1857 तक, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। कहां से, आपके चाइना से। ठीक, अब इसमें क्या होता है, ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई ना प्रेस में, उसमें जो करप्शन है कंपनी का, ऑफिशियल्स, जो कंपनी ऑफिशियल्स है उनका करप्शन, वो सब बताया जाता है पूरा। और ये पूरा जो है सीरीज ऑफ एक्ट्स आता है इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में, किस चीज के लिए, आपका रूल के लिए, कहां पे, इंडिया में। ठीक है, और एट लास्ट जब 1857 होता है तो फिर क्या होता है, रूल एबॉलिश कर दिया जाता है किसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आ जाता है, आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट के इंडिया। ठीक है, तो ये था पूरा पॉइंट 1। पॉइंट 2 आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।